मैं सुबह शाहिद खाकान अब्बासी पर वो इन्वेस्टिगेशन के पेपर दाखिल कर रहा हूँ। रेफरेंस मेरे खिलाफ जिसमें दायर करना है 1 नहीं 10 करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। सियासत तो चलती रहेगी और आप देख रहे हैं चल रही है अभी एज़ वी स्पीक। इमरान खान साहब का जो जलसा है वो पीटीआई का शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं विंडो में इसके विजुअल्स। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन आज कुछ बात करना चाहते हैं कानून के हवाले से, आइन के हवाले से और फैसले के ख़ास तौर पे हम ये चाहते हैं कि देखें कि आइन के और जो फैसले पहले हो चुके हैं उस हवाले से ये जो फैसला है उस पर क्या, क्योंकि तनकीद हो रही है और तनकीद को एड्रेस करने की ज़रूरत भी है कि उसमें कितना वज़न है तनकीद में या नहीं वज़न है। लेकिन इससे पहले हम उस पर जाएं, हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आज सुबह से सोशल मीडिया पे एक बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बात की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि बेंच ने कहा और जस्टिस खोसा साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि पटिशन हम आपकी सुन रहे हैं तो लॉकडाउन को ख़त्म करें, समथिंग टू द इफ़ेक्ट। और उसके बाद सीनियर हमने देखा कि जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ख़बर है कि एक जज जो हैं उन जस्टिस खोसा उन्होंने ये किया और इमरान खान को कहा तो इट्स अ कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी साइड हम ले रहे हैं, जर्नलिस्ट जिसके साथ भी हैं, थोड़ा सा हमें हक़ाइक़ के साथ रहने की ज़रूरत है। और ये सबको मालूम है, सब अखबारों के फ्रंट पेजेस पे दूसरे दिन आया कि जस्टिस जमाली और जस्टिस खोसा साहब ने ये कहा ज़रूर कि तमाम पटिशनर्स जो हैं और इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि ये पीटीआई जो अपना है लॉकडाउन ख़त्म करे ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने और ये कि हम इस पटिशन को सुन रहे हैं। अब चूँकि हमने सुनना शुरू किया तो लॉकडाउन ख़त्म करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर जजेस पर तनकीद करनी है या इमरान खान साहब पर तनकीद करनी है तो हक़ाइक़ को लेके तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक फ़र्ज़ी चीज़ को लेके आगे चलना शायद दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद नाज़रीन सरदार फ़ारूक जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब, ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या फरमाया था आज। मुझे किसी ने कहा जी वो आप चैनल 24 देखे, उस पर आपके खिलाफ की बात, मैंने कहा यार बंद करो, गासी खाम का आदमी को जब एक गुनाह जी किया तो और गुस्सा आएगा आदमी को। फिर उन्होंने ये अपनी नाज़रीन क्लैरिफिकेशन क्या दी, सुनिएगा। जंग में जो है वो लगी हुई है और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ और मैं मजम्मत करता हूँ और मैं इसकी तहकीक भी करूँगा, तहकीक भी करूँगा और तरदीद भी करता हूँ और इसकी मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट भी करूँ। और ख़बर क्या थी, ख़बर जंग में फ्रंट पेज पे थी कि ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब AJK के कि अब हम देखेंगे किसके साथ इल्हाक करे आज़ाद कश्मीर। सियासत अपनी जगह है लेकिन इस तरह की बात करना, इसमें कितना वज़न है, कितनी संजीदगी है, आपके बारे में ये क्या बात, व्हाट डज़ इट कन्वे अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन और उससे बढ़ के नाजरीन बिल्कुल गलत बात करना, यानी कि हक़ाइक़ से बिल्कुल इनहराफ करना। सुनिएगा, हम चाहते हैं आप सुन लें कि इन्होंने फरमाया क्या था, जिसने भी रिपोर्ट किया और हमने भी इस पर बात की थी। सुनिएगा। कल उसने कहा कि मैं अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा हूँ, ये जो उन पर इल्ज़ाम है यही है पाकिस्तान, इसका कायद-ए-आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा बैसिर कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जी नाज़रीन आपने सुन लिया। अब ये चीज़ें बहुत सी इन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस शाह खावर साहब, फॉर्मर जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, वेलकम टू द प्रोग्राम। जस्टिस साहब मंसूर अली खान, एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़, वेलकम टू द प्रोग्राम मंसूर। लाहौर में से हमें ज्वाइन किया आरिफ हमीद भट्टी साहब, एंकर पर्सन ARY, वेलकम टू द प्रोग्राम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा शाह खावर साहब, ये जो जस्टिस साहब ने कहा है, जस्टिस साहब सॉरी नहीं, सरदार फारूक साहब ने जो PM है, ये बात तो उन्होंने कही, हमने सुना भी दिया कि उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे और अपनी पार्टी लीडरशिप को डिफेंड करना ये हर एक का हक होता है। ठीक, बेशक। तो यकीनन मुस्लिम लीग, नून और उनके जितने भी अहदेदार हैं या जो भी ऑफिस होल्डर्स हैं, इवन आज़ाद कश्मीर के भी, उनकी वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, उनको एक शौक तो ज़रूर हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नॉन सीट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन से। लेकिन इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी दुरुस्त और मुनासिब नहीं है कि आप एक ऐसी सेंसिटिव बात कर रहे हैं कि जो आप जब से पाकिस्तान बना है हमारा एक स्टांस रहा है। आपने देखा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही हैं
उसमें डिक्टेटर्स भी रहे हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी रही हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स भी रही हैं, लेकिन हमारे जो की इश्यूज़ हैं फॉरेन अफेयर्स के, ख़ास तौर पे कश्मीर हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, उस पे हमारा एक कंसिस्टेंट व्यू आया है और हम हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीरियों को जो है हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और वो इल्हाक़ पाकिस्तान के मुतालिक जो है कश्मीर में जितनी भी गवर्नमेंट्स रही, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है ये वफादारी से हटकर बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है कि जिसमें आप अपने मुल्क की और अपनी अब जो आज़ाद कश्मीर की जो टेरिटरी है जो आज़ाद हुई थी और जिसमें गवर्नमेंट बनी हुई है, गो कि ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ज़्यादा सपोर्ट है उनको, फाइनेंशियल सारी सपोर्ट उनको है, सब कुछ है। जी, जी। तो आप अगर उसके जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है उसके मुतालिक थोड़ा सा भी शायबे का इजहार करेंगे तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, अदर साइड ऑफ कश्मीर जो बैठे हुए वो आज लोग क्या सोच रहे हैं, सोचेंगे। ये मंसूर, ये बड़ी उन्होंने बात कर दी। आई मीन आई थिंक कि 2003-4 के बाद तो पाकिस्तान की अपनी पोजीशन ये बड़ी क्लियरली है कि कश्मीर इज कम फर्स्ट, तो ठीक है, लेकिन इल्हाक किसके साथ करेंगे? अफगानिस्तान के साथ करेंगे, इंडिया के साथ। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट चाह रही हूँ कि आप इस पे जरा कमेंट कर दें कि इन्होंने जो बात की, हमने तो वही बात पिकअप की। उसके बाद आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, और जब हमने आपको सुना है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। आई थिंक प्रॉब्लम यही होती है, स्लिप ऑफ द टंग इन पॉलिटिशियंस से कई दफा हो जाता है। इमरान खान साहब की भी जो आपने बात बताई है, आई थिंक दैट इज आल्सो स्लिप ऑफ द टंग। वो बेसिकली वर्ड कंस्ट्रक्शन के आप और मैं शायद बेहतर माहिर हैं क्योंकि हम एंकर पर्संस हैं, हम लोग अपने जुमलों का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे पे तो पैमरा की भी तलवार एक लटक रही होती है, जो मुल्क को लीड कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए। आई एग्री विद दैट। लेकिन ये जहां तक कश्मीर के जो वजीर आजम है, आजाद कश्मीर के वजीर आजम, इनको तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बिकॉज किस सेंसिटिव एरिया को वो संभाल रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि उनकी स्टेटमेंट को हमसे ज्यादा जो साथ वाला हमारा पड़ोसी मुल्क है वो किस तरह इस्तेमाल करेगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आई थिंक इंस्टेड के एग्रेशन देने के माफी भी मांग लेता है आदमी, कह देता जी मुझसे गलती हो गया, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू हिट द मैसेंजर को मारने की जरूरत नहीं, अब माफी मांग ले, मैंने गलत बोल दिया। कोई इस दौर में जब हर चीज सामने क्लियर होती है तो इनको, और जैसे कह रहे हैं जज साहब, यकीनन उनका हक बनता है कि अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हों, कोई उस पर इख्तलाफ नहीं है, लेकिन किस हद तक आप आगे जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, एक और जो अहम बात सामने आई है वो है 62F1F की तलवार की बात हो रही है कंटिन्यूसली कि ये तलवार म्यान से निकल आई है और अगर ये आगे कहाँ जाएगी, किस किस का सर कटेगा। तो थोड़ा सा याद दहानी के लिए हम बताते चले आपको कि पहले भी जो फैसले कुछ हुए हैं 62(1)F के तहत, एक 25 मई को नाजरीन 2016 को PTI के मेंबर कौमी असम्बली राय हसन नवाज को नाअहल करार दिया गया था। उनको रोपा की शिक नंबर 78(3) और 62(1)F के तहत उनको नाअहल करार दिया गया था। साथ ही साथ 30 अप्रैल 2013 को पेशावर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ यानी कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 62 और 63 पर पूरा ना उतरने पर ताहयात नाअहल करार दिया गया है। तो एज वी स्पीक पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, तो उनको भी उन पर ताहयात पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पटिशन है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। फिर 2013 में अब्दुल गफूर लहरी साहब, उनको भी उनके केस में भी आर्टिकल 62 के तहत फैसला किया था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, और ताहयात नाअहली उन पर लगी हुई है। तो ये उन पर जाली डिग्री और की जो थी वो उन पर था, एक जाली डिग्री की वो शिकायत थी उनके हवाले से, और दूसरा ये था कि उन्होंने अपनी जो एसेट्स थे वो नहीं उन्होंने डिस्क्लोज किए थे। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये कुछ फैसले हैं जो 62(1)F के तहत आ चुके हैं, लेकिन हम तो आज सब ऐसे बात करें कि ये जैसे पहला फैसला आया होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मियाँ साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के लाडले बिगड़े बच्चे रहे हैं। आपने खुद ही अभी हकीकत बता दी कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक डिक्टेटर भी था, उसी को बासत पर नाअहल किया गया। PTI को उस वक्त तो इनको ये कानून याद नहीं आया। आज जब इनको करप्शन पर, असासे छुपाने पर
गलत बयानी पर जितने चांस इनको मिले, मादी में कभी इसको मिले, पहले एक चीफ जस्टिस ने सुना बेंच के लिए, फिर 5 जज साहबान ने सुना, फिर JIT बनाई गई, फिर दोबारा 5 जज साहबान ने सुना। कहते हैं 62 मैंने कामा छुपाया, कामा नहीं मेरे मोहतरम, वो थोड़ा सा उसके असासे देखो जो आपने वो कंपनी बनाई हुई थी, वो कंपनी का नाम बना था FZD, उसमें अरबों करोड़ों डॉलर, करोड़ों पाउंड फ्लैगशिप और दूसरी कंपनियों में गए हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया था। कमाल है, मैं हैरान हूं कि यार इससे पहले 25-30 लोग 62-63 में हो जाए तो वो आइन कानून के मुताबिक है, आपको अगर छेड़े तो नहीं। इससे मुझे बताएं, पहले एक दफा इनको इसी मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को साहब डार साहब ने बोला, वो भी झूठे थे, गलत थे, बेईमान थे, उन्होंने भी इन्होंने करप्शन में भेजा। फिर एक आके इनको एक फौजी ने भेजा, वो भी झूठा था, गलत था, बेईमान था। अब इनको अदलिया ने भेजा। वो मुझे बताओ, इनके लिए फरिश्ते लाए ऊपर से? चलें जी मंसूर, ये मखलूक लाए इनसे, ना साबिक सदर से मुतमईन है, ना आप फौज से मुतमईन है, ना आप अदलिया से मुतमईन। थोड़ा सा दूसरा जो अभी आप सरदार साहब की, ये कमर साहब, मैं इख्तलाफ करता हूँ आपके एंकर साहब से, स्लिप ऑफ टंग नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी बहुत जिम्मेदारी है। कश्मीर पाकिस्तान का शहर है। जी मंसूर के पास आते हैं जी। होता कि एक गलती भट्टी साहब, ब्लंडर है ये उनका। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आपकी बात तो क्लियर हो गई। मंसूर, ये अब आप सुन रहे हैं ना कि तलवार निकल आई म्यान से, तो पहले तो दफा तो नहीं निकली, आपने देखा 4-5 केसेस हैं, तो अब जो इस तरह बात हो रही है बार बार, तो हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक इतना ग्रे एरिया है इस 62-63 के अंदर। भट्टी साहब की छोटी सी बात से मैं ज़रा डिसएग्री करूंगा। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इल्जामात जरूर हैं, मामला नैब की तरफ भी गया है, उसके ऊपर कन्विक्शन नहीं हुई है, बट डेफिनेटली इल्जामात हैं और बड़े सीरियस इल्जामात हैं। JIT के फिर पहले इस पे आर्गूमेंट कर ले, अगर आपने JIT की रिपोर्ट पढ़ी है तो पहले इस पे प्रोग्राम कर ले। आज नहीं एक सेकंड, मैं भट्टी साहब आपके पास आती हूँ, जरा मंसूर को अपनी बात करने दें। जी मंसूर। मैं चले ठीक है भट्टी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ, आगे चलते हैं। मैं उस पॉइंट के 62-63 के ऊपर, वो इतना ग्रे एरिया है। इससे पहले जो कन्विक्शंस हुई हैं उसके ऊपर भी कई बार तज्जियाकार ये कह चुके हैं कि अगर आप किसी को भी उठाना शुरू करेंगे, 20 करोड़ की आबादी में से 19.5 करोड़ जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे सादिक और अमीन। तो जब ऐसी सिचुएशन निकल रही है तो आप इसके जरिए अगर करना शुरू करेंगे, 1,70,000 पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए उसमें से 1,65,000 ही फिर बाकी बच जाएंगे। और मैं आपको इस हवाले से एक और खबर भी दे दूं कि इस वक्त बैक चैनल्स के जरिए ऑपोजिशन की पार्टीज, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं जानता, लेकिन बाकी पार्टीज और जो रूलिंग पार्टी है उसके दरमियान बैक चैनल टॉक्स इस वक्त चल रही हैं 62-63 के ऊपर कोई ना कोई आईनी शिक लाने के हवाले। अच्छा देखिए जस्टिस साहब, आपको मालूम है कि जब 18वीं तरमीम पर काम हो रहा था तो पीपल्स पार्टी और किसी हद तक और पार्टीज भी चाह रही थी कि 62-63 को हटा दें। उस वक्त PMLN की लीडरशिप बिल्कुल नहीं चाहती थी कि 62-63 को हटा दें। और अभी जो कह रहे हैं मंसूर, मुझे नहीं मालूम कि क्या PMLN इस वक्त चाहेगी 62-63 को हटाएं, क्योंकि जो पार्टी रह गई है अब देखिए ना, एक इमरान खान साहब और दूसरे जो हैं इनके जहांगीर तरीन, इन दोनों के खिलाफ इसी हवाले यही शेख जो है बड़ा सीरियस केस है वो, देखिए ना, क्योंकि अगर आप देखें तो इन्होंने जो इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को डिसक्वालीफाई किया है, तो वो अब थ्रेशोल्ड गलत बयानी का बहुत ही लो हो गया, यानी कि आप किसी भी जीरो मार्जिन ऑफ एरर आपके पास है। तो मंसूर की बात ठीक है, लेकिन ये शिक तो है। देखिए बात ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो असल कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसमें भी 62-63 की शिकें मौजूद थी, क्योंकि 62 जो है वो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफाइन करता है। पहले से मौजूद जी। 63 जो है वो डिसक्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें 62(1)(f) का इजाफा जो है ये जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने किया था, क्योंकि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उसके बाद जब रिवाइवल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ये जो 62(1)(f) शामिल थी। फिर आपने देखा कि 2010 में जब एक मुश्तरका पार्लिमानी वो बना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी बनी, रज़ा रब्बानी साहब जिसके हेड थे, उसमें इस पर बड़ी बहस हुई और आपने देखा होगा कि उसमें कोई 100 आर्टिकल्स जो थे उसका पैकेज था कि उसको हमने अमेंड करना है। बिल्कुल। तो इसमें जब बहस हुई तो उसमें सबसे ज्यादा मुखालफत जो है वो PMLN ने की थी। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है, दैट विल रेंडर अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड इन परपेचुइटी, हमेशा के लिए। उस पे भी जस्टिस साहब आपको मालूम है कि पिटीशंस 5 दायर हुई हुई हैं। जी मैं बताता तो इसलिए भी इसमें इंटरेस्टिंगली, और ये कोइंसिडेंट है
कि इसमें जो पहला केस हुआ था वो अब्दुल गफूर लहड़ी वाला जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें मैं पटिशनर की तरफ से वकील था और कामरान मुर्तज़ा जो थे ये इनके थे। वो मैंने सारी हमने बहस कंप्लीट कर ली, तो इन द मीन टाइम मुझे अपॉइंटमेंट हो गई एज एडिशनल अटॉर्नी जनरल। तो वो फिर फैसला जो है, मैंने एक और वकील साहब थे तो उनके नाम से ये हुआ हुआ है, रिपोर्टेड है ये। तो दिस वाज द फर्स्ट जजमेंट जिसमें फॉर दिस फर्स्ट टाइम किसी मेंबर पार्लियामेंट को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताउम्र जो है ये उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसके बाद आपने जिन केसेस का हवाला दिया, तो ये एक पहला केस नहीं है। तो उसके बाद ये हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ की भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, तो इन सब ने एक पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि ये आर्टिकल 62(1)(f) में जो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया ये मुनासिब बात नहीं है, कानून के तकाजे पूरे नहीं होते। क्योंकि अगर आर्टिकल 63 में किसी जुर्म में कन्विक्शन के बाद 5 साल के बाद अगर वो अहल हो जाता है तो व्हाई नॉट दिस। तो इस पे एक बेंच बना था जो लास्टली अनवर ज़हीर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, उनके उसमें दौर में भी ये केस टेकअप हुआ था, लेकिन किसी वजह से इसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। लेकिन जो इस वक्त आर्टिकल 62(1)(f) है और उन अदालती फैसलों की रोशनी में ये नाअहलियत जो है ये हमेशा के लिए, लेकिन पिटीशन है और पिटीशन है जिसपे अभी फैसला होना है। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि तो साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया और जिस चार्ज पे डिस्क्वालीफाई किया है कि अनविड्रॉन एसेट्स उस पर डिक्लेरेशन हुई, उस पर बात करते हैं और फिर यही बात करेंगे पैनल के साथ कि वो कितना बड़ा चार्ज है, क्योंकि ये बयानिया ये आ रहा है कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था और हमारे खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ और हमने तनख्वाह जो नहीं ली उसकी वजह से हमें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जो। वेलकम बैक नाज़रीन, इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जिस चीज़ पर नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया है, जिस चार्ज पर, वो ये है कि अनविड्रॉन एसेट्स तो और जो डिक्लेयर नहीं हुए, उन्होंने जब अपने फाइल किए नॉमिनेशन पेपर्स, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे आप बताइएगा कि ये बात अब हम सुनते हैं, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं और पीपल हु आर वाइज और जो हु नो द बिजनेस ऑफ लॉ, वो कहते हैं जी इतनी छोटी सी चीज़ पे आपने निकाल दिया, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। जी, इस पे काफ़ी हम सुन रहे हैं कि मीडिया में भी और इस पर एतराज़ हो रहे हैं इस बात पे कि ये बड़ी छोटी सी बात थी। लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी होगी कि ये जो डिसीजन था ये 3 मेंबर्स बेंच का था। ये उन जजेस का था जो जस्टिस एजाज अफजल साहब थे, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने पिछले राउंड में डेफर किया था इस मैटर को टिल दी अराइवल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ JIT, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस नतीजे पर इस वक्त नहीं पहुंच सकते कि हम इनको स्ट्रेट अवे आर्टिकल 62 के तहत प्रोसीड करें। तो उन्हीं की जो थी ये क्रिएशन थी कि ये JIT बने और उसकी रिपोर्ट आई। तो एक ऐसे जज साहिबान जो पहले इतने कॉन्शियस हैं इस बारे में, इतने मोहतात हैं कि उन्होंने इसके बावजूद कि 2 जज साहिबान ने जो सीनियर जज साहिबान थे उन्होंने स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफिकेशन की थी, उन्होंने उनसे डिफर किया।
तो मैं समझता हूँ कि उनकी आपकी जो लीगल एक्यूमेन है या उनकी इंटेग्रिटी है वो उनको आप कभी भी डाउट नहीं कर सकते। तो अब जब JIT में ये वाली बात जो है, ये जो कैपिटल कंपनी जो थी जबले अली वाली, उसका सामने आया और उन्होंने इसको भी सामने लेके आए, तो उन्होंने उसको बेस बनाया आर्टिकल 62(1)(f) को इन्वोक करते हुए, और वो बात बिल्कुल उनकी बड़ी लॉजिकल बात है। उन्होंने बड़ी लॉजिक के साथ मंतक के साथ इसको डिफाइन करके कि ये होता क्या है, अनरिसीवेबल जो प्रॉफिट या होती है इनकम्स, उनको बाकायदा ब्लैक स्लॉक डिक्शनरी के डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने कहा। उसकी वजह ये थी कि वो जो इनका एग्रीमेंट था उसमें एक खास अमाउंट जो थी वो ही है 10,000 रियाल, ठीक है जी। तो वो ले या ना ले, ही वाज सपोज टू डिक्लेयर इट। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत सारी रिटेनरशिप्स हमारी मुख्तलिफ कंपनीज की होती हैं, हम साल हर साल उनको क्लेम नहीं करते, तो कानूनी तौर पे उसको डिक्लेयर करना लाजमी था। और नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं मंसूर के मैंने जो तनख्वाह नहीं ली उसके ऊपर मुझे निकाला गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक है तो सही, गलती तो है। अब आप इसको डिलिबरेट कहें या हो गई गलती, जो भी है, ignorance of law is not an excuse, is not a justification। और खास तौर पे when it is the Prime Minister of Pakistan, अब आपको पता है आपकी पूरी पीछे हिस्ट्री ऐसी है कि इल्जामात ही इल्जामात आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर लगे हुए, तो आप तो एक पल का भी सांस नहीं ले सकते, एक पल का सांस नहीं ले सकते। और 1.25 साल से ये बात चल रही थी और उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। नाज़रीन सुनिएगा ख्वाजा साद रफीक साहब ने इससे क्या कहा है। 62(1)(f) 62 और 63 मालूम नहीं था कि ये 58(2) बन जाएगी। जी भट्टी साहब, आपने सुना कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज ये फरमाया कि हमें ये नहीं मालूम था कि 62(f)(1) बन जाएगी 58(2)(b। नसीम, पहले तो देखना ये है कि क्या हमने जो मुल्क में इस वक्त आइन है, हम सब उस पर अमल दरामद करने के पाबंद है कि नहीं, या अपनी अपनी मर्जी की शिकों पे हमने अमल करना है। अगर आइन हर खासो आम पर है तो फिर मेरा ख्याल है मेरा भी उतना काम है जितना आपका है। ये क्या नाम है, प्राइज बॉन्ड वाले ख्वाजा साहब अभी जो फरमा रहे थे, इनके जो रूहानी उस्ताद थे ज़ियाउल हक साहब 58(2)(b) और 62(a), ये उन्हीं की इजाद है। मेरे मोहतरम इससे पहले 15 से ज़्यादा MNA चले गए इसी शिक में। आपने ये कहा जी तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, इनमें तरमीम करा ली। BA नलायक जरदारी है तो उसको BA पास नहीं है तो उसके लिए तरमीम करा ली। आपने 18वीं तरमीम में पता नहीं क्या कुछ चेंज कराया, तो भाई ये 62(a)(f) चेंज करा लेते, हमें इसमें क्या एतराज़ था। कानून साजी बेसिकली नुमाइंदों अरकान असम्बली का काम है ना, जो इत्तफाक है नहीं करते। क्या मियाँ साहब ने ब्लू बुक, मेरा ख्याल है उन्होंने आज तक पढ़ी नहीं, आज भी उनके घर में 3500 लोग ना ड्यूटी दे रहे हैं, वो किस कानून के तहत दे रहे हैं, मुझे आइन की वो भी शिक बता देना। एक ब्लू बुक है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल देता है, एक ड्यूटी अफसर को देता है। देखें, ये नहीं हो सकता कि आइन में जब एक इल्ज़ाम मुझ पर लगे तो मैं कहूँ कि जी ये जुल्म हो गया, आप पर लगे तो मैं कहूँ जी ठीक हो गया। भाई जब सारे MNA थे, आप कह रहे हैं कामा भी जालसाजी नहीं है, और 2007 में लिया, हर 2 साल बाद रिन्यू करता है। 8 में 7 में आप पाकिस्तान आ गए, तो उसकी तरह थोड़ी सी एक दफ़ा बैंक मनी ट्रेल तो बता दें उस अकाउंट से कहाँ कहाँ पैसे गए हैं। मियाँ साहब आप मान लिया बहुत मासूम है, मेफेल फ्लैट आपके नहीं है। आज ने नसीब मुझे सिर्फ आप बता दें, 1.25 साल से ये इशू चल रहा है, वो जो मेफेल फ्लैट है उनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने देखे हैं क्या, इन्होंने पेश किए हैं, कितनी बार इनको कहा गया, मनी ट्रेल का कितनी बार किनको गया। पहले दिन एक सवाल था, आखिरी दिन भी वही था। हाँ, अब जज साहबान ने JIT की आप रिपोर्ट पढ़े, आसफ सईद खोसा और जादुल हसन के 200 मेरा है 39 सफ़े हैं, गलती से मैंने पढ़े हैं। उन्होंने लिखा फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, जाली, ये लफ्ज़ जाली है। एक सिविल जज के आगे आप जाली डॉक्यूमेंट रखे ना, SHO को फ़ोन करता है, मैंने गलती से वो 22-25 साल जर्नलिज्म की है, वो बुला के उसी वक्त पर्चा दे के अरेस्ट करा देता है। मैं तो समझता हूँ बड़ी रियायत हुई है। अभी एक तरफ आप कह रहे हैं जाली डॉक्यूमेंट साबित हो गए हैं, और दूसरा करप्शन जो लोग कहते हैं साबित नहीं हुई। वो थोड़ा सा फैसला पड़े मोहतरम 24 से जी, मेरा ख्याल है कि वो जी भट्टी साहब जो उन्होंने कहा रेफरेंस जो भेजे, ठीक है रेफरेंस भेजें, तो इसका मतलब अब ट्रायल होगी ये नैब कोर्ट्स में जाके, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में। ये बताएं मंसूर, ये जो बार बार हम सुनते हैं कि 62(f)(1) का या 1(f) का की जो तलवार निकली है,
मुझे बताएं बहसीत एक पाकिस्तानी के जो सियासत को फॉलो करते हैं, ये क्या आपको लगता है कि ये कोई तलवार है ऐसी, यानी अगर ये आप देखें बाहर के मुल्कों में पर्जरी इज अ सीरियस क्राइम, आप उसको रिमूव कर देते हैं जिसका जो भी ऑफिस होता है, तो इन आर केस हमने उसको क्यों इतना एक हवा बना दी है? नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्जरी अगर हुई है, झूठ अगर किसी ने बोला है तो उसको पूरी तरह सजा मिलनी चाहिए। भट्टी साहब अगर ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने जाली कागजात जमा करवाए और वाकई कोर्ट ने कहा है तो आप इसके ऊपर दे सजा उन्हें, आप उनको दे सजा। आपने कहा जनाब ये रीजन है जिसकी वजह से हम आपको इस वक्त जो है ये सजा दे रहे हैं और नाउ यू कांट बी द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यू हैव टू से दैट आपका जो फैसला सामने आया वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से था, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये भी नहीं हम कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, ठीक दिया, बोला है गलत, कागजात कहते हैं आपने गलत बोला है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो शिक है वो इतनी ग्रे है। नाउ समटाइम्स देयर आर जेन्युइन मिस्टेक्स कंपेयर टू डिलिबरेट मिस्टेक्स। अब सिर्फ उसको जरा निशानदेही करने की जरूरत है, वो अगर क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जेन्युइन मिस्टेक्स और बाय मिस्टेक अगर आप मिसमिट करें, बाय ओमिशन। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। बयान बहाना, अदलिया निशाना। राजा ने बदला पैंतरा। एहतसाब का नारा शहर शहर। इसके अलावा भी आपको दिखाएंगे खाली हुआ मकान, कौन अगला मेहमान, शहीद भुट्टो का ख्वाब पूरा, विलायती कुड़ी सब्ज परचम। ट्री क्लब अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे पर कुदरती हुस्न के बीच लग। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं,
बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती। चीफ जस्टिस जो पिछले थे इफ्तिखार चौधरी, उनसे भी सवाल जवाब होगा उनका भी और उनके बेटे का भी। परवेज मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ थे उनसे भी पूछा जाएगा आप कितने सादक और अमीन थे, और खाता खोला तो पीछे तक जाएगा। तो वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ तक फॉर्मर आर्मी चीफ का ताल्लुक है, उनको तो 62(1)(f) की तलवार के तले उनको पॉलिटिकली रिमूव कर दिया गया फॉर नाउ। सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने पहले कहा था उनकी पटिशन एक है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस वजूद्दीन साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम जज साहब। अच्छा जज साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं बेकसूर था, जो तनख्वाह मैंने नहीं ली उसकी मुझे सज़ा मिल रही है, और ये भी हम सुन रहे हैं कि ये 62(1)(f) जो है इसमें बहुत ग्रे एरियाज हैं, बड़ा मसला आगे जाके होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस?
जी देखें, बात असल में ये है कि मामला तो बहुत सारे थे और उसमें से कई इस तरह के थे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन ले सकती थी, न सिर्फ मियाँ साहब के ख़िलाफ़ बल्कि डार साहब के ख़िलाफ़ भी और इनके अहल खाना के ख़िलाफ़ भी। लेकिन उन्होंने एक जिसको कहते हैं मॉडरेट व्यू लिया, मतदिल अंदाज इख्तियार किया और ये जो सूरत हाल बिल्कुल वाज़े थी और जिसकी इम्प्लिकेशंस बड़ी सीरियस थी, तो उन्होंने उसकी बुनियाद के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया है। अब ये तो कहते हैं कि साहब ये बहुत छोटी एक रकम थी, लेकिन अगर आप 7 साल के 6 साल के ऊपर मुहित इसको समझें 2007 से 13 तक, तो ये तकरीबन कोई 1.5 करोड़ की रकम बनती है और कोई बुक्स ऑफ अकाउंट पेश नहीं किए गए कि इंटरेस्ट सैलरीज़ का क्या हुआ, क्योंकि सैलरी तो हर महीने एक्रू होती है, कोई डॉक्यूमेंट उसके सिलसिले में पेश नहीं किया गया। और फिर ये है कि कारोबार के पर्पज़ के लिए अकामा हासिल किया गया और अगर तो यही कारोबार था कि जिसमें पैसा धेला कोई भी नहीं मिलना था, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पर भी झूठ बोला, यहाँ पर भी आप झूठ बोलते रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस मामलात हैं। फिर अकामा ख़ुद जो है मेरी अपनी निगाह के अंदर ये नेशनैलिटी का इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ तो आपको पता है कि सिटीजनशिप किसी को देते ही नहीं है वो, बिल्कुल। तो इकामा जो है वो सिटीजनशिप के मुतरादिफ है। तो पाकिस्तानी सिटीज़न अगर कोई और सिटीजनशिप ले ले तो वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये इस मामले की इम्प्लिकेशंस बड़ी सीरियस हैं, जो बज़ाहिर मालूम होता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जस्टिस साहब, अगर आपसे ये पूछें कि जो अभी जजमेंट आई 2 रोज़ पहले, ये जो जजमेंट है इसके साथ जो एक स्पेसिफिक चार्ज है जिसकी बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया है, क्या कोर्ट को इलेबरेट नहीं करना चाहिए था कि स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है और किस वजह से किया है? क्योंकि आम शख्स के लिए तो वो ये जो सपोर्टर्स हैं ख़ासतौर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं कि जी ये छोटी सी चीज़ है, इस पे क्यों आपने निकाला प्राइम मिनिस्टर को? तो क्या ये स्पिरिट ऑफ लॉ को थोड़ी इलेबरेट नहीं होनी चाहिए थी जजमेंट इस पर? एक्चुअली अगर आप देखें तो जो भी पहले ये जज साहिबान कह चुके थे, जिस ऑर्डर के मातहत JIT फॉर्म हुई थी, तो उसमें 25 सफ़ों का इजाफ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। और उसमें एक पोर्शन जो है वो ऑपरेटिव पार्ट है कि कॉलेज में पढ़ा करता था तो हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे डॉक्टर सिंक्लेयर, वो ये कहते थे बेटा जितना लंबा पर्चा हल करोगे उतनी गलतियां ज़्यादा करोगे। तो जज साहिबान इस लिहाज से एहतियात करते हैं कि अननेसेसरी एलेबोरेशन ना हो। अच्छा जज साहब, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, एक अखबार में आज ये रिकमेंड किया गया एडिटोरियल में कि फुल बेंच बैठे रिव्यू के लिए, क्योंकि रिव्यू तो दायर कर रहे हैं PMLN की लीडरशिप ने ये अनाउंस कर दिया है, तो आपका क्या ख्याल है ये जो फुल बेंच की रिकमेंडेशन दी जा रही है? गलत है बिल्कुल। इससे पहले ऐसा 1-2 मरतबा हुआ है कि जिस बेंच ने इब्तिदाई फैसले दिए थे उसके बाद उससे थोड़ी लार्जर बेंच इस लिहाज से कि 1-2 लोगों का इजाफा करके बेंच बनाई गई। वो मखसूस हालात में ऐसा किया गया था क्योंकि रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो इस बात को परमिट नहीं करते। वो तो यही कहते हैं कि वही जज साहिबान ने सुनना है उस मामले को, और उसकी रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ तक है कि वकला भी आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर तो वो वकला कि जिन्होंने केस आर्गू किया था वो सर्टिफाई ना करें कि ये फिट केस है रिव्यू के लिए, तो आप रिव्यू की पिटीशन दाखिल भी नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक अगर तो खुदा न खास्ता इन 5 जजों के अलावा किसी को इजाफी तौर के ऊपर शामिल किया गया तो वो एक मज़ीद कंट्रोवर्सी को वो बात जन्म देगी। और अगर तो फ़र्ज़ कर लें 2 जजेस को ऐड कर दिया, क्योंकि आम तौर के ऊपर अनइवन नंबर हुआ करता है
2 को ऐड कर दिया या 4 को भी ऐड कर दिया तो 5 की मेजॉरिटी तो फिर भी रहेगी। तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत परहेज़ करना चाहिए और ख़ास तौर के ऊपर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जिनका ताल्लुक लॉ सेक्रेटरी की हैसियत से नून लीग से भी रह चुका है, उनको तो और भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जज साहब हमसे बात करने का। भट्ट के पास आते हैं, ये बताइएगा कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अभी कह रहे थे कि ये 58(2)B बन के सामने आ गया, ये जो 62(1)F है। दरअसल ना ख्वाजा साहब का मेरा ख्याल है आप शायद उनके माजी से नहीं आशना। मैं लोहारी का घर उनका देखा हुआ जिसमें दरवाज़ा नहीं था। वो जो पहली मोटरसाइकिल उन्होंने ली थी वो किस तरह ली थी, उसके टैंकी किसने लेके दी और आज कितने अरबों खरबों के मालिक है, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ तो मेरी सिर्फ सबमिशन इतनी है 62A ये जो है आपकी एफ बुरी है तो इसको कानून से निकाल दे, है तो इस पे इम्प्लीमेंट करे। इसका मतलब ये है कि अगर आधा पाकिस्तान आधे पाकिस्तान को कत्ल कर देता है, आप इसलिए उन्हें सजाए मौत नहीं देंगे यार, इस तरह तो कौम ही खत्म हो जाएगी। और भाई कत्ल एक जुर्म है, कातिल को सजा ना देना उससे बड़ा जुर्म है। आपको आइन जितना यहाँ उसमें तरमीम करे। ख्वाजा अब जैसे वजूद्दीन साहब ने बड़ी माकूल बात फरमाई कि आज तक कभी नहीं बना, ठीक, तो जो कानून है उस तक लाडरा जज भी अपनी यहाँ तो चाहिए ना तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और ये ख्वाजा साहब का एक बेंच बन जाए जो मियाँ साहब के केस का फैसला कर ले। भट्टो शहीद का छोड़ देते हैं। मंसूर योर टेक ऑन दिस, मुझे बताएं। नहीं भट्टी साहब की बड़ी अच्छी बात लगती है, एग्जैजरेशन बड़ी, आधा पाकिस्तान कत्ल कर दे बात खत्म हो जाए। क्लैरिटी की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई ये ना कह सके। और दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं ना अवाम की अदालत, अवाम में आपको बताना पड़ेगा कि वाकई नवाज शरीफ करप्ट था, यू हैव टू गो एंड प्रूव इट, वरना उसके बगैर अवाम चाहे आप भी फैसला उसको उनके खिलाफ दे दें, अवाम ने एक्सेप्ट करना ये बड़ा जरूरी है। नसीम मंसूर मेरा छोटा भाई है, एक बात कर सकता हूँ। वो कह रहे मैं तो बड़ा भाई हूँ। नहीं। अच्छा बड़ा, सिर्फ मुझे ये बता दे, अवाम जब मुंतहिब करती है उसके बाद आइन इजाजत देता है आप क्राइम करे, करप्शन करे, इख्तियार से तजावज करे, लोगों को जान से बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाए, नहीं बिल्कुल नहीं देता। और उसके लिए अदारे हैं, यही सबसे बड़ी बात है जी। जैसे के लिए जस्टिस खावर कंक्लूडिंग कमेंट्स। मैं एक बात की वजाहत जरूर करना चाहूंगा, ये तासुर दिया जा रहा है ना कि बड़े छोटे से ग्राउंड पे बिल्कुल आपको ये भी देखना होगा कि जो 2 जज साहिबान ने पहले इनको नॉन सीट किया है उसमें उन्होंने तमाम ग्राउंड्स का अहाता किया हुआ है। इनकी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द नेशन, उन्होंने जो मनी ट्रेल नहीं पेश कर सके, तो वो 2 जजेस ने बहुत ब्रॉड उस पे मैं किया। फिर ये कहता हूँ कि वो जो उनका फैसला है वो इस फैसले में मर्ज हो गया है, तो इनके खिलाफ जो डिक्लेरेशन है ना आर्टिकल 62(1)F की, वो बहुत ग्रेव है जो 2 जज साहिबान ने पहले दे दिया। लेकिन जो आखिर में कौम के सामने आई है वो तो FZD वाली है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस।